आज हम बात करेंगे रेड सेल सस्पेंशन बनाने की प्रक्रिया पर। ये लैब की एक आप कह सकते हैं बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही ज़रूरी प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल। सुनने में भले ही ये थोड़ा टेक्निकल लगे। हाँ वही, पर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी और कई बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए मतलब एक तरह से नींव का पत्थर है। हाँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप तरीके, क्या सामान चाहिए, कहाँ इस्तेमाल होता है, सब दिया हुआ है। तो आज हमारा मकसद है इसी पूरी प्रक्रिया को खोल कर समझना कि भाई ये रेड सेल सस्पेंशन आखिर है क्या चीज़, लैब में क्यों चाहिए और बनता कैसे है। कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये रेड सेल सस्पेंशन होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में ये है लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब रेड ब्लड सेल्स या RBCs, और नॉर्मल सलाइन। इन दोनों का एक खास अनुपात में एक तय कॉन्सेंट्रेशन में बनाया गया घोल। नॉर्मल सलाइन मतलब वो नमक का घोल। हाँ, वही 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये हमारे शरीर के फ्लूइड्स जैसा होता है, तो सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हम क्या कर रहे हैं कि साफ RBCs को इस सलाइन में फैला रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, ताकि उन पर टेस्ट कर सकें। अच्छा, ताकि सेल्स एक सेफ और स्टैंडर्ड माहौल में रहें जांच के लिए। ठीक है, पर लैब में से बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब इसके खास इस्तेमाल क्या हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है? हाँ, तो इसके कई ज़रूरी इस्तेमाल हैं, खासकर हेमेटोलॉजी और इम्यूनोहेमेटोलॉजी लैब्स में। सोर्स बताता है कि पहला तो शरीर के बाहर, मतलब इन विट्रो टेस्ट ट्यूब वगैरह में एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शंस देखने के लिए। जैसे ब्लड ग्रुप पता करना। बिल्कुल, सबसे कॉमन उदाहरण वही है, ABO ग्रुपिंग, RS टाइपिंग। RBCs की सतह पर एंटीजन होते हैं, हम देखते हैं वो जाने पहचाने एंटीबॉडी वाले सीरम से कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, कभी-कभी क्या होता है कि ब्लड सैंपल में कुछ ऐसी एंटीबॉडी या प्रोटीन होते हैं जो टेस्ट में गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये जो सेल्स को धोकर सस्पेंशन बनाते हैं ना, इस प्रोसेस में वो फालतू की चीजें हट जाती हैं। अच्छा। इससे रिजल्ट ज्यादा सटीक आता है। और तीसरा एक टेक्निक है रिवर्स ग्रुपिंग। इसमें हम मरीज के सीरम या प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। हाँ। उसके लिए हमें ज्ञात A और B ग्रुप की कोशिकाओं के सस्पेंशन चाहिए होते हैं। समझ गई। तो ब्लड ग्रुपिंग जैसी रोज की पर जान बचाने वाली जांचों के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसे बनाने के लिए किस तरह के ब्लड सैंपल चाहिए होते हैं? सोर्स में कुछ खास बताया है इस बारे में? हाँ, और ये पॉइंट काफी दिलचस्प है। सोर्स कहता है कि किसी एक ब्लड ग्रुप का सस्पेंशन बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए A ग्रुप का बनाना है, तो हमें उसी A ग्रुप के कम से कम 3 अलग-अलग हेल्दी लोगों के ब्लड सैंपल चाहिए, मतलब उनकी RBCs। 3 अलग लोगों के, एक ही ग्रुप के? जी हाँ, जैसे A का बनाना है तो 3 अलग डोनर A ग्रुप वाले, B का बनाना है तो 3 अलग B ग्रुप वाले, और ऐसे ही O के लिए 3 O ग्रुप वाले। पर ऐसा क्यों? एक सैंपल से काम नहीं चल सकता? नहीं, ये बहुत जरूरी है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। देखिए, हर इंसान के RBC पर एंटीजन का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग हो सकता है। या हो सकता है किसी के ब्लड में कोई रेयर एंटीबॉडी हो। अगर हम सिर्फ एक सैंपल लेंगे तो हमारे नतीजे सिर्फ उस एक व्यक्ति की खासियत से प्रभावित हो सकते हैं। जब हम 3 अलग सैंपल को मिलाते हैं, पूल करते हैं, तो हम उस ब्लड ग्रुप की एक औसत या कहिए टिपिकल प्रतिक्रिया देखते हैं। अच्छा। इससे नतीजों पर भरोसा बढ़ता है और किसी एक सैंपल की वजह से गलत रिजल्ट आने का खतरा कम हो जाता है। समझ गई। ये क्वालिटी कंट्रोल का तरीका है ताकि नतीजे भरोसेमंद हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं इसे बनाने के असल तरीके पर। सोर्स में A पॉजिटिव ग्रुप का उदाहरण दिया है, तो ये सस्पेंशन बनाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए होता है? सोर्स के हिसाब से A पॉजिटिव सस्पेंशन के लिए ये चीजें लगेंगी। पहला तो, जैसा हमने कहा, A पॉजिटिव ग्रुप वाले कम से कम 3 अलग लोगों के ब्लड सैंपल्स, मतलब उनकी RBCs। ठीक है। दूसरा, नॉर्मल सलाइन, ये धोने और घोल बनाने दोनों में काम आता है। फिर चाहिए साफ सूखी कांच की टेस्ट ट्यूब्स। कांच बेहतर रहता है क्योंकि उसमें रिएक्शन साफ दिखता है। हाँ, कांच के ट्यूब्स ही देखी हैं ज्यादातर। जी। फिर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये गोल घुमाकर भारी चीजों को नीचे बैठा देती है। सेंट्रीफ्यूज। हाँ। और ड्रॉपर या पिपेट, जिनसे हम सेल्स और सलाइन नाप कर लेते और मिलाते हैं। आजकल तो कैलिब्रेटेड पिपेट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं सटीक नाप के लिए। ये सामान तो स्टैंडर्ड लैब का ही है। अब प्रोसेस की बात करते हैं। ये सब तैयार होने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं? प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक है और ध्यान से करना होता है।
पहला स्टेप, एक साफ सूखी कांच की टेस्ट ट्यूब लेनी है। फिर वो जो 3 अलग ए पॉजिटिव सैंपल थे, उनमें से हर एक से करीब एक एक बूंद आरबीसीज उस ट्यूब में डालनी है। तीनों सैंपल से एक एक बूंद, ठीक है। हाँ, तो ट्यूब में 3 अलग सैंपल से सेल्स आ गईं। अब उस ट्यूब को लगभग 3/4 मतलब 3/4 या 4/5 मतलब 4/5 हिस्से तक नॉर्मल सलाइन से भरना है। ओके। सोर्स में दोनों लिखे हैं, शायद ट्यूब के साइज पर डिपेंड करता हो। मेन मकसद है सेल्स को धोने के लिए काफी सलाइन हो। अब ट्यूब को ठीक से बंद करके सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखना है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है मशीन में। हाँ, वरना मशीन हिलेगी। बिल्कुल। फिर इसे 1000 आरपीएम पर मतलब राउंड्स पर मिनट की स्पीड पर 1 से 2 मिनट के लिए घुमाना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। जब ये हो जाएगा तो आप देखेंगे कि लाल कोशिकाएं नीचे जम गई हैं, एक बटन जैसा बन गया है। पैलेट कहते हैं शायद इसे। हाँ, पैलेट। और ऊपर का सलाइन वाला लिक्विड, जिसे सुपरनेटेंट कहते हैं, वो साफ हो गया होगा। अब बहुत ध्यान से इस ऊपर वाले सुपरनेटेंट को निकाल कर फेंक देना है। नीचे की सेल्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये हुई एक धुलाई, एक वॉशिंग साइकिल। सोर्स कहता है कि ये पूरा काम सलाइन डालना, मिक्स करना, सेंट्रीफ्यूज करना और सुपरनेटेंट हटाना कम से कम 3 बार दोहराना है। 3 बार? ये बार बार धोने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत क्यों? एक बार से काम नहीं चलता। इससे होता क्या है असल में? ये स्टेप तो इस पूरे प्रोसेस की जान है। एक बार धोना काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर धुलाई के साथ हम उन सब चीजों को हटाते जाते हैं जो सेल्स के आसपास चिपकी होती हैं और हमें टेस्ट के लिए नहीं चाहिए। जैसे कि क्या क्या हटता है? जैसे कि प्लाज्मा खोद, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं। दूसरे प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जो नेचुरली एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा में, जैसे एंटी ए या एंटी बी, वो हट जाती हैं। और भी सीरम के कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वगैरह, अगर ओरिजिनल सैंपल में एंटीकोएगुलेंट था तो वो भी धुल जाता है। अच्छा। और कभी-कभी टूटी हुई सेल्स का हीमोग्लोबिन भी। जब हम 3 बार धोते हैं ना, तो ये सब फालतू की चीजें लगभग पूरी तरह निकल जाती हैं। हमें मिलती हैं एकदम साफ धुली हुई लाल कोशिकाएं। और ये सफाई क्यों इतनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बाहरी चीजें रह गईं तो ये हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में दखल दे सकती हैं। मान लीजिए प्लाज्मा की एंटीबॉडी रह गई तो वो गलत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है या रिजल्ट साफ नहीं आएगा। इसलिए भरोसेमंद नतीजों के लिए ये 3 बार की धुलाई एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो मतलब अगर धुलाई ठीक से ना हो तो ब्लड ग्रुपिंग का नतीजा भी गलत आ सकता है? बिल्कुल। ये तो सीरियस बात है, खासकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मामलों में। बिल्कुल। धुलाई में कमी से गलत पॉजिटिव या गलत नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए ट्रेन टेक्नीशियन इस स्टेप को बहुत ध्यान से करते हैं। ठीक है, समझ गई। तो 3 बार धोने के बाद हमें साफ आरबीसीज का पैलेट मिल गया। अब फाइनल सस्पेंशन कैसे बनता है? सोर्स में अलग-अलग परसेंटेज का जिक्र है, 10%, 5%, ये कैसे तय होता है? हाँ, तो 3 बार धोने और आखिरी बार सुपरनेटेंट हटाने के बाद हमारे पास ट्यूब में नीचे जमी हुई साफ पैक्ड रेड सेल्स हैं। अब हमें कितना गाढ़ा सस्पेंशन चाहिए, मतलब किस कॉन्सेंट्रेशन का, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, अलग-अलग टेस्ट के लिए अलग-अलग गाढ़ापन? जी हाँ, सोर्स में कुछ कॉमन कॉन्सेंट्रेशन बनाने के तरीके दिए हैं, जैसे 10% सस्पेंशन। इसके लिए धुली हुई आरबीसीज की 2 बूंदें लेनी है और उसमें 18 बूंदें नॉर्मल सलाइन की मिलानी है। 2 बूंद सेल्स प्लस 18 बूंद सलाइन। हाँ, ये नॉर्मल ट्यूब टेस्ट के लिए ठीक है, जैसे एबीओ ग्रुपिंग या क्रॉस मैचिंग वगैरह। फिर है 5% सस्पेंशन। इसके लिए 2 बूंद आरबीसीज में 19 बूंद सलाइन मिलाने को कहा गया है। ये भी ट्यूब मेथड में ही यूज होता है, शायद कुछ खास टेस्ट के लिए। ठीक है। फिर आता है 2% सस्पेंशन। यहाँ सोर्स में मात्रा थोड़ी अलग तरह से दी है, 200 माइक्रोलीटर यानी यूएमएल, धुली आरबीसीज और 19 बूंद नॉर्मल सलाइन। माइक्रोलीटर और बूंद मिक्स? हाँ, ये जेल टेक्निक के लिए है। जेल टेक्निक आजकल काफी चलती है ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए। ओके। फिर है 1% सस्पेंशन। यहाँ भी 100 माइक्रोलीटर धुली आरबीसीज और 19 बूंद नॉर्मल सलाइन। ये माइक्रोप्लेट मेथड के लिए है। इसमें छोटी प्लेट्स पर बहुत कम मात्रा में टेस्ट होते हैं। और एक 50% सस्पेंशन का भी जिक्र है स्लाइड मेथड के लिए। ये बहुत गाढ़ा होता है, आधी सेल्स आधा सलाइन। स्लाइड मेथड तो अब कम यूज होता है शायद। हाँ, कम संवेदनशील माना जाता है, पर शायद फील्ड में या इमरजेंसी में जल्दी देखने के काम आता हो। ये जो 2% और 1% सस्पेंशन में मात्रा माइक्रोलीटर और बूंद में मिक्स करके दी है, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब बूंद तो छोटी बड़ी हो सकती है ना? पिपेट से माइक्रोलीटर तो एकदम नपातुला होता है, इससे सटीकता पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है।
बूंद बहुत वेरिएबल होती है। ड्रॉपर कैसा है, कैसे पकड़ रहे हैं, लिक्विड कैसा है, सब पे डिपेंड करता है। जबकि माइक्रोलीटर एक प्रिसाइज मेजरमेंट है, कैलिब्रेटेड पिपेट से। हाँ, सोर्स में ये मिक्सचर शायद ये दिखाता है कि लैब्स में पुरानी मैनुअल तकनीकें और नई, ज़्यादा सटीक तकनीकें साथ साथ चल रही हैं, या अलग-अलग लैब के अपने तरीके हैं। लेकिन आइडियली, खासकर जेल और माइक्रोप्लेट जैसी सेंसिटिव तकनीकों के लिए सब कुछ माइक्रोलीटर जैसी सटीक यूनिट्स में होना चाहिए। वरना रिजल्ट में फर्क आ सकता है। बिल्कुल, अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो रिजल्ट की कंसिस्टेंसी मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। हर लैब को अपना एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सख्ती से फॉलो करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट का तरीका तय करता है कि सस्पेंशन कितना गाढ़ा यूज करना है। और उस गाढ़ेपन को बिल्कुल सही बनाना बहुत बहुत जरूरी है। एकदम सही। और ये समझना भी जरूरी है कि सही कॉन्सेंट्रेशन क्यों जरूरी है। देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक बैलेंस पर काम करता है। कितने एंटीजन है सेल्स पर और कितनी एंटीबॉडी है सीरम में। अगर सस्पेंशन बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, मतलब सेल्स बहुत ज्यादा, तो एंटीजन ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, एंटीबॉडी के मुकाबले एंटीजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसे प्रोजोन इफेक्ट जैसा समझ सकते हैं। इससे हल्की रिएक्शन दिखेगी ही नहीं, नतीजा गलत नेगेटिव आ सकता है। ओ, और अगर सस्पेंशन बहुत पतला हुआ, मतलब सेल्स बहुत कम और दूर दूर, तो रिएक्शन, वो जो सेल्स का गुच्छा बनता है, एग्लूटिनेशन, वो ठीक से बनेगा ही नहीं, या बहुत हल्का होगा, उसे पहचानना मुश्किल होगा। तो भी रिजल्ट भरोसेमंद नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए हर टेस्ट मेथड के लिए जो रेकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन है, वो ही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, सटीकता के लिए अनिवार्य है। ये तो वाकई बहुत ध्यान रखने वाला काम है। जरा सी चूक और नतीजा गड़बड़। तो कुल मिलाकर हमने आज रेड सेल सस्पेंशन की पूरी कहानी समझ ली। बिल्कुल। ये क्या है? आरबीसीज और सलाइन का घोल। बिल्कुल। क्यों जरूरी है? टेस्ट के लिए, सफाई के लिए। कैसे बनता है 3 सैंपल, 3 बार धुलाई, सेंट्रीफ्यूज। और अलग-अलग कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? अलग-अलग टेस्ट के लिए अलग-अलग जरूरत और सटीकता सबसे अहम। जी हाँ। ये तो साफ हो गया कि ये प्रक्रिया चाहे बेसिक लगे, पर ब्लड बैंकिंग, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, इन सब में इसका रोल बहुत सेंट्रल है। इसमें बढ़ती गई सावधानी सीधे मरीज की सेफ्टी और सही इलाज से जुड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक सवाल या कहिए एक सोचने वाली बात सामने आती है। हमने देखा कि इस प्रोसेस में, खासकर मैनुअल तरीकों में, गलती की गुंजाइश है। बूंदों का अंदाज़ा, सुपरनेटेंट हटाते हुए सेल्स का लॉस, सेंट्रीफ्यूज टाइमिंग। हाँ, और वो मात्राओं में फर्क वाली बात भी थी। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे लैब ऑटोमेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या फ्यूचर में रेड सेल सस्पेंशन बनाने के और भी एडवांस्ड, फुली ऑटोमेटेड और स्टैंडर्डाइज तरीके आम हो जाएंगे? क्या ऐसी मशीनें आएंगी जो न सिर्फ सेल्स धोएं, बल्कि एकदम सटीक, पहले से सेट कॉन्सेंट्रेशन का सस्पेंशन खुद ही तैयार कर दें? इससे इंसानी गलती तो कम होगी, अलग-अलग लैब के नतीजों में भी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। पर यह भी सोचना होगा कि ऐसी तकनीकें खासकर विकासशील देशों या कम संसाधनों वाली जगहों तक कितनी पहुंच पाएंगी। ये वाकई एक जरूरी सवाल है भविष्य के लिए सोचने का, कि कैसे टेक्नोलॉजी इस बुनियादी प्रक्रिया को और सेफ, सटीक और सबकी पहुंच में ला सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है रेड सेल सस्पेंशन की प्रक्रिया और इसकी अहमियत समझने में सबको मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।